तो हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में हम लोग सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़े, ठीक है ना। तो उससे हमको पता चला कि इसमें 6 कार्बन है, ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज का रिएक्शन जब लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराएगा हीटिंग करके, तो वो नॉर्मल एक्शन में बदल गया। तो पता चला कि इसमें जो 6 कार्बन है ग्लूकोज में, वो स्ट्रेट चेन में इन्वॉल्व है, मतलब एक दूसरे से लीनियरली जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 6 कार्बन का आपस में क्या कनेक्शन है वो हमको पता चल गया, आपस में क्या अरेंजमेंट है। उसके बाद हम लोग पता किए, उसके बाद हम लोग क्या करवाए थे, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करवाए नहीं, उसके पहले कार्बोनिल ग्रुप हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन करवाए थे ना, हाँ। हाइड्रोक्साइल अमाइन से कराया गया, हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन कराया गया तो क्या बना, ऑक्साइन बना। ऑक्साइन कब बनता है, जब उसमें एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट होता है। तो हाइड्रोक्सिल अमाइन के रिएक्शन कराने से पता चल गया कि इसमें एक एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप है। फिर हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराया गया, बॉयल किया गया, तो उसमें साइनोहाइड्रिन बना। साइनोहाइड्रिन कब बनता है, जब एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों रिएक्शन बताया गया कि इसमें या कोई कार्बोनिल ग्रुप है, एक कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। अब ये कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड है या कीटोन है, इसको पता लगाने के लिए हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किए, ब्रोमीन वाटर। और हमको मालूम है कि ब्रोमीन वाटर सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, कीटोन को नहीं करता है ऑक्सीडाइज। तो अगर ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन हुआ और ग्लूकोज जो है ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड में तभी कन्वर्ट होगा जब उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा। तो इससे कन्वर्ट हो गया कि ग्लूकोज में जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड के रूप में। यहाँ तक हम लोग पढ़ाई कर लिए हैं, ठीक है। अब तो ये पता चल गया कि एल्डिहाइड ग्रुप में है, अब बाकी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कितना है वो भी तो देखना होगा। तो उसके लिए हम लोगों को रिएक्शन करवाना है, एसाइलेशन करवाना है। तो हम लोग 4 रिएक्शन पढ़ लिए, अब हम लोगों को क्या करना है, एसाइलेशन, ठीक है। एसाइलेशन में क्या कराएंगे, ग्लूकोज का जो रिएक्शन है वो करवाएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से। किससे करवाएंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाएंगे। और ये रिएक्शन हम पढ़ाए भी हैं, हाँ, ये रिएक्शन पढ़ाए हैं ना, अल्कोहल चैप्टर में पढ़ाए थे ना, हाँ। तो एसाइलेशन हम करवाएंगे। एसाइलेशन जब हम लोग करवाते हैं, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, दिस इज योर एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये एसीटेट बनाएगा, इसमें 6 कार्बन है, इसमें कितना है, 6 कार्बन है। इसमें एक पता चल चुका है कि एल्डिहाइड ग्रुप है, तो वो तो एसाइलेशन में नहीं जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप एसाइलेशन में नहीं जाएगा। अल्कोहलिक ग्रुप जो होता है वही सिर्फ एसाइलेशन में जाता है। तो जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड से हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये पेंटा एसीटेट बनाता है, इसका मतलब 5OH ग्रुप है इसमें। पेंटा एसीटेट तभी संभव है जब 5OH ग्रुप होगा, क्योंकि जितना OH ग्रुप रहेगा वो सब के सब एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे आवाज समझ में। तो जब हम इससे रिएक्शन कराएंगे तो हमको तो पता चल गया कि जो है एल्डिहाइड है, तो एक तो एल्डिहाइड में दे दिए, है ना। बाकी जो है यहाँ जो OH है ना, सी के साथ OH रहता है ना, हाँ, OH रहता है कि नहीं, हाँ। तो वो जो OH है वही तो कन्वर्ट होगा ना। ये जो OH का H हट जाएगा और उससे लग जाएगा OCH3। क्या लग जाएगा, OCH3, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये COCH3, यही ना एसाइलेशन है। तो COH है, ये है ना, वो हटेगा और उसके बाद जो है इसमें OCH3 ग्रुप लगेगा। तो ये जो है ऑक्सीजन के थ्रू तो जुड़ेगा नहीं, कार्बन के थ्रू जुड़ेगा ना। तो OCH3 ऐसे नहीं लिखते हैं, हम लोग लिख देते हैं ऐसे COCH3,
CO कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ेगा, ये COCH3 ग्रुप, COCH3 जुड़ा है, तो ऐसा ऐसा 4 हो जाएगा यहाँ पर। और एक और होता है नीचे प्राइमरी वाला, वो भी कन्वर्ट हो जाएगा CH2। तो कितना हुआ, एक यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, तो पेंटाएसीटेट हुआ है। ये क्या हो गया, पेंटाएसीटेट हुआ कि नहीं? ये हो गया हमारा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ठीक है, पेंटा एसीटेट, ये अच्छा नहीं लगता है, ठीक, एक साथ पढ़ो, पेंटा एसीटेट, ठीक है। पेंटा एसीटेट तभी संभव है जब 5OH ग्रुप है, तो confirms the presence of 5OH, confirms the presence of 5OH group, ठीक है। तो पता चल गया कि इसमें 5OH ग्रुप है और एक CHO ग्रुप है। CHO ग्रुप इससे पहले हम कंफर्म किए थे, क्लियर। अब ये जो 5OH ग्रुप है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, तो पता करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि OH ग्रुप प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शियरी भी हो सकता है, क्योंकि एसीटेट तो सबका होता है, प्राइमरी का भी, सेकेंडरी का भी, टर्शियरी का भी, एसीटेट तो सबका बन सकता है। तो 5OH ग्रुप पता चल गया, लेकिन अब ये 5OH ग्रुप प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ठीक है। बीच में तो जो है वो तो प्राइमरी नहीं होगा, किनारे वाला प्राइमरी हो सकता है। तो इसमें से कितना प्राइमरी OH ग्रुप है और कितना सेकेंडरी OH ग्रुप है, यानी OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन प्राइमरी है या सेकेंडरी है, इसका पता अब हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। आया समझ में? अब हम लोग जो है नेक्स्ट लेंगे, अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड बनाए थे ना, ग्लूकोनिक एसिड बनाए थे ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करा के, तो उसमें कंफर्म हुआ था कि एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। अब जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग के साथ कराएंगे ऑक्सीडेशन। अब पहले तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था ब्रोमीन, तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो तो सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, बाकी किसी को नहीं करता है। अब जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि नाइट्रिक एसिड से करवाएंगे तो एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, साथ ही साथ ये प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। आई बात समझ में? सेकेंडरी टर्शियरी को नहीं करता है, लेकिन प्राइमरी जो OH ग्रुप होगा उसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। तो पता चल जाएगा कितना प्राइमरी OH ग्रुप है, जितने कार्बन को ऑक्सीडाइज करेगा उतना ही पता चलेगा, ठीक है। तो हम लोग ग्लूकोज का क्या है C6H12O6, ठीक है। तो इसको हम ऑक्सीडाइज कराएंगे किससे? नाइट्रिक एसिड के साथ। किसके साथ कराएंगे? नाइट्रिक एसिड के साथ। तो ये जो है सैकरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो 4 रहता ही है, ठीक है। और ये नीचे में भी एसिड हो गया, ये हो गया सैकरिक एसिड, समझ गया ना? सैकरिक एसिड। सैकरिक एसिड में क्या होता है, दोनों किनारा वाला कार्बन जो होता है वो एसिडिक ग्रुप में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और बीच में 4 कार्ब अल्कोहलिक, ये है सैकरिक एसिड। तो जब ग्लूकोज को हम नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज कराते हैं तो हमको क्या मिलता है? सैकरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद जो है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड
का फॉर्मूला क्या है, ही ना है। यही है ना ग्लूकोनिक एसिड। ये हो गया ग्लूकोनिक एसिड। इसको भी जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ तो ये भी सैकरिक एसिड में ही कन्वर्ट होता है। ठीक है। खासियत क्या है कि ग्लूकोज में भी एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है ना, इसमें भी एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, ग्लूकोनिक एसिड में एक प्राइमरी है। तो ये दोनों रिएक्शन जब करा के देखते हैं तो यहाँ पर तो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो इसी को सिर्फ ऑक्सीडाइज किया ना, इसी को प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप यही ना है, यही ना सिर्फ COOH में कन्वर्ट हुआ। और इसको भी जब हम करवाते हैं, ग्लूकोज को भी ऑक्सीडेशन करवाते हैं नाइट्रिक एसिड से, तो वो भी सैकरिक एसिड ही देता है। तो ग्लूकोज में तो एल्डिहाइड ग्रुप भी है और प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप भी है। तो कंफर्म ये रिएक्शन क्या कंफर्म करता है कि एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। क्या करता है, एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। तो ये क्या कंफर्म्स, दिस रिएक्शन कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ वन प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, समझ में आया। तो एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, यही ना प्राइमरी नीचे वाला, इसमें एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप पता चल गया और एक एल्डिहाइड ग्रुप पता चल गया। तो बाकी जो बचा वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा, बाकी जो बचा वो क्या होगा, सेकेंडरी। आ गया बात समझ में। तो फाइनल स्ट्रक्चर हम ये सारे चीज़ को देखने के बाद जो फाइनल स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का वो अब हम लिखेंगे। तो फाइनल जो स्ट्रक्चर आएगा, ये सारे डिस्कशन करने के बाद जो फाइनल स्ट्रक्चर आएगा, तो सबसे पहला चीज़ क्या बनाया हम कि जितना भी कार्बन है स्ट्रेट चेन में है, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पहला चीज़ ये कंफर्म किए थे। उसका कार्बोनिल ग्रुप कंफर्म किए थे। कार्बोनिल ग्रुप में कंफर्म किए थे कि वो क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, तो इसलिए हम एल्डिहाइड ग्रुप दे दिए। ठीक है, उसके बाद कंफर्म किए थे कि एक प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, उसके बाद बाकी में क्या करेंगे हम लोग, बाकी में OH और OH जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये अच्छे से फिशर जो है इस को अच्छे से बनाया था। तो फिशर जो है 2 ठो में OH इधर लिख दिए थे, KH OH। ठीक है, ये जो इतना सब कुछ करने के बाद जो है फिशर का ये प्रोजेक्शन, समझ गए, एग्जैक्ट स्पेशियल अरेंजमेंट जो है ग्लूकोज का। और यहाँ पर देखो कि ये जो OH ग्रुप है सेकंड कार्बन पर नीचे से वो इस साइड है, ये D हो गया है ना, ये D ग्लूकोज हुआ, ये क्या हो गया, D ग्लूकोज। इस OH को हम उठा के इधर कर देंगे, H को इधर कर देंगे तो हो जाएगा L ग्लूकोज। ठीक है, तो ये D ग्लूकोज हो गया ना, समझ में आ गया, क्लियर। तो इस तरह से हमको पता चल गया कि डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो ये हो गया हमारा डी ग्लूकोनिक एसिड। यहाँ COOH ग्रुप एक हो गया, एल्डिहाइड के जगह पर तो ग्लूकोनिक एसिड हो गया। चूँकि डी ग्लिसरल्डिहाइड के तरह नीचे वाला स्ट्रक्चर है इसलिए इसमें डी लग गया। ठीक है, ये सैकरिक एसिड है, दोनों तरफ जो टर्मिनल कार्बन है उसमें COOH ग्रुप है, तो ये सैकरिक एसिड हो गया। ठीक है, आया समझ में। तो ये भी डी सैकरिक एसिड हुआ क्योंकि OH ग्रुप यहाँ भी सेकंड कार्बन पर राइट साइड में है। ठीक है ना, तो डी लेफ्ट साइड में रहता तो L होता। ठीक है, समझ में आ गया। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज, ग्लूकोनिक एसिड और सैकरिक एसिड
तीनों का स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, समझ में आ गया? ये दोनों जगह ठीक, यहाँ पे ठीक है। ये हो गया हमारा डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोनिक एसिड एंड डी सैक्रिक एसिड। ठीक है ना। इसके अलावा जब तुम इसका स्टीरियो केमिस्ट्री स्टडी करोगे, ठीक है ना, जब प्लेन पोलराइज लाइट तीनों से पास कराओगे, समझ गए ना, तो ये सब प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड रोटेट कर देगा। ये नहीं रोटेट होगा, रोटेट किसको करेगा? प्लेन पोलराइज लाइट को। प्लेन पोलराइज लाइट फिजिक्स में पढ़े हो ना, प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है। तो जब हम इसे प्लेन पोलराइज लाइट पास कराते हैं तो ये सब के सब जो है, ये तीनों जो डी जिसको हम लिखे हुए हैं कैपिटल डी, ये सब के सब जो है प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड रोटेट करता है, राइट साइड रोटेट कर देगा, राइट, ठीक है ना, आया बात समझ में, राइट साइड रोटेट कर देगा क्लॉकवाइज में। तो इसीलिए डी के बगल में हम प्लस भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे इसको लिखना है तो लिखेंगे डी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्लस लिख देंगे। प्लस लिखे या स्मॉल डी लिखें, बात एक ही होता है। तो ये भी डी प्लस हो जाएगा, ये भी डी प्लस हो जाएगा। याद रखोगे कि जो डी ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रो होता है, इसलिए लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि कैपिटल डी का मतलब डेक्स्ट्रो। नहीं, ऐसा नहीं है। कैपिटल डी का मतलब होता है डी ग्लिसरल्डिहाइड के जैसा स्ट्रक्चर, प्लस का मतलब होता है डेक्स्ट्रो। यहाँ माइनस दे देंगे तब हो जाएगा लीवो। लीवो से याद रखो ना, लेफ्ट, तो डेक्स्ट्रो राइट हो गया। लीवो से लेफ्ट, यानी लेफ्ट रोटेट करता है तो वो लीवो हो गया। तो राइट रोटेट करेगा तो उसको हम डेक्स्ट्रो, ये याद रखने का अच्छा तरीका है। प्लस डेक्स्ट्रो को हम डिनोट करते हैं, या तो स्मॉल डी लिखें, क्योंकि कैपिटल डी लिख दिए, स्मॉल डी लिखना अच्छा नहीं लगता है, डी डी हो जाएगा, इसलिए डी प्लस लिख दिए, है ना। तो ये समझ गया कि ये डेक्स्ट्रो हो गया। और माइनस लिखेंगे तो वो हो जाएगा लीवो। ठीक है, जहाँ हम डी और एल ये वाला नहीं यूज करेंगे, कैपिटल डी कैपिटल एल, तो वहाँ हम स्मॉल डी और स्मॉल एल यूज कर लेंगे। आया बात समझ में? क्लियर है? ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है, ये तो फिशर के द्वारा दिया गया, इतना सारा रिएक्शन को स्टडी करने के बाद, इसलिए इसको फिशर प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज के सारे प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता है। ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज के सारे प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो बाद में जो हावर्थ जो है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया है, कौन कौन सा प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं करता है वो भी डिसाइड करेंगे। तब फिर बाद में क्यों साइक्लिक स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ा। साइक्लिक स्ट्रक्चर और ये ओपन चेन स्ट्रक्चर दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, समझ गए ना? हाँ, तो मतलब हम ये मान के चलते हैं कि थोड़ा देर इस केस में रहता है ग्लूकोज, थोड़ा देर जो साइक्लिक स्ट्रक्चर में रहता है, दोनों स्ट्रक्चर, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर से, कुछ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर से। यानी अकेले ओपन चेन स्ट्रक्चर टोटल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी जो ग्लूकोज का है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, इसलिए हमको दूसरा स्ट्रक्चर का भी ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, जैसे रेजोनेंस क्यों देते हैं, क्योंकि एक स्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो हम बहुत सारा स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका, वो सारा स्ट्रक्चर मिल करके फिर वो एक्सप्लेन कर देता है सारे प्रॉपर्टीज़ को। उसी तरह से यहाँ भी है, तो ये रेजोनेंस नहीं है, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक है, यानी मोर देन वन स्ट्रक्चर, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है जो वेल एज साइक्लिक स्ट्रक्चर, दोनों का रिक्वायरमेंट। तो एक और स्ट्रक्चर इसका पढ़ेंगे, अभी ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ लिए, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। जब दोनों ही स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं, दोनों को देखते हैं, तब ग्लूकोज का सारा केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का एक्सप्लेनेशन हो जाता है। इसलिए हमको ओपन चेन स्ट्रक्चर भी पढ़ना है और साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, क्योंकि अकेले दोनों में से कोई एक सारे प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इसलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है।